स्वागत है आपका हमारे इस शो में जिसका नाम है अनफिल्टर्ड। यहाँ हम करते हैं बातें हिस्ट्री से रिलेटेड, माइथोलॉजी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स से रिलेटेड और हर टॉपिक पे बात करते हैं एकदम अनफिल्टर्ड। तो आज का हमारा जो थीम है, अभी तक हम बात करते आए थे माइथोलॉजी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। आज का हमारा थीम है सोशल इश्यूज़। सोशल इश्यूज़ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आता है सोशल मीडिया, जिसके अराउंड मतलब ऑलमोस्ट हम सभी को उसने कैप्चर कर रखा है, बच्चे से लेके बड़े तक आजकल सोशल मीडिया से जुड़े हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे जनरेशन गैप के ऊपर, फैमिली के ऊपर। आजकल की एक ओपन माइंड जनरेशन है और जो पुरानी जनरेशन जिसका कल्चर की तरफ और ट्रेडिशंस की तरफ ज़्यादा झुकाव है, ऐसे जनरेशन गैप को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमारे एक व्यूअर भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैसा कि मैंने बताया, अगर आपका भी कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और अगर इवन आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का शो शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का और हमारे व्यूअर का। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे शो पे आने के लिए। तो सबसे पहले हमारे जो व्यूअर हैं वो हमारे साथ हैं, तो पहला वो सवाल पूछेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सोशल इश्यूज के ऊपर या सोशल कंडीशंस के ऊपर बेस्ड रहेगा। हालांकि ज़्यादातर सोशल इश्यूज या कंडीशंस भी जो हैं कहीं ना कहीं हमारी माइथोलॉजी से या हमारे रिलीजन से निकलती हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो रेफरेंस के लिए हम उस तरफ भी जाएंगे। बट मेनली हमारा जो थीम रहेगा आज का वो रिलीजियस जो सोशल इश्यूज हैं उनके ऊपर रहेगा। तो युवराज आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो सर, गुड हेलो, हाउ आफ्टरनून आर यू? वंस अगेन। थैंक यू। सर, हम मेरा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सोशल इशू है, लेकिन मैं सोशल इशू में भी शुरू से शुरू करना चाहूँगा कि हम्म। सोशल इशू जो सोशल मीडिया है हाँ वो जी। इतना ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है, तो ये बेनिफिशियल है हमारी सोसाइटी के लिए या हार्मफुल है? ये थोड़ा हम्म। सा इलेबोरेट करें, क्योंकि बहुत जगहों पे हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि इसके बिना तो हो नहीं पाएगा। लेकिन हम्म। कभी कभी ऐसा लगता है अगर ये नहीं होता ना तो जो मतलब देखे जाए आजकल की यंग जनरेशन में जो मतलब हाइपर एक्टिविटी है, या मोबाइल मोबाइल हो या कोई मल्टीमीडिया कुछ हो, तो वो छोड़ते ही नहीं है। बाकी हम्म। कोई और काम करने को राजी नहीं है। हम्म। तो उस चीज को थोड़ा रिलेट करते हुए, मतलब कभी कभी लगता है कि बहुत बेनिफिशियल है, कभी कभी लगता है अगर ये नहीं होता तो बेटर होता। देखो क्या है कि जब भी कोई चीज आती है उसके दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है और एक बुरा। तो वैसे ही सोशल मीडिया जो है उसके साथ अच्छाई भी है तो बुराई भी है। लेकिन हमें जब देखना होगा तो उसमें अच्छाई ज्यादा है या बुराई ज्यादा है, और किस तरह से उसको बैलेंस बैलेंस करना जो है ना कि लाइफ में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हर चीज का, कोई भी चीज हो, आपको खाना भी खाना है तो उसको बैलेंस करना पड़ता है ना। आप ये तो नहीं है कि जितना हम मीठा ही मीठा खाते रहो, तो उसको भी कहीं ना कहीं तो बैलेंस करना ही पड़ता है। तो इसी तरह जी सोशल जी जी। मीडिया को भी बैलेंस करने की आवश्यकता तो है। लेकिन अगर ये ना होता तो क्या होता, या जो है तो इससे क्या फायदा है, उसको अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। जैसे अभी ये जो है आपका, बहुत सारी सूचनाएं आपको इस पे मिल जाती हैं, जो पहले मिलना मुश्किल होता था। उसको बहुत जल्दी आपको सारी सूचनाएं मिल जाती हैं, आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर इसका आप गलत इस्तेमाल करते हैं, आप गेम खेलने में लगा देते हैं या इधर उधर की दूसरी चीजें करते हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो उसका निर्णय तो आपको स्वयं करना होगा कि आप किस इसका इस्तेमाल किसने करना चाहते हैं। आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने शिक्षा को बढ़ाने के लिए, अपनी सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए कर रहे हैं, या अपना टाइम पास कर रहे हैं, या अपना जो है वो खेलने में या उसमें बर्बाद कर रहे हैं, टाइम को खराब कर रहे हैं। तो ये चीज बच्चों को भी पता नहीं है, उनको समझाने की जरूरत है कि आप ठीक है उसका इस्तेमाल करिए, गेम खेलिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उसका एक कंट्रोल कीजिए कि एक टाइम फिक्स कीजिए कितना इसमें इस्तेमाल करना है, कितना नहीं करना। ये नहीं है कि सारा दिन उस पर गेम खेलना है, आपको सूचनाएं मिलती हैं। लेकिन इससे एक नुकसान ये है कि गलत सूचनाएं भी आती हैं। उसके लिए आपको जब सूचनाएं आए तो उसमें तथ्य तक जाना पड़ेगा कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये जो सूचना मिली है ये सही भी है या गलत है। क्योंकि आजकल गलत सूचनाएं भी जो आ रही हैं उनसे बहुत नुकसान हो रहा है। तो उन सूचनाओं के अपने जो है लाइब्रेरी जाके या उसी पे इंटरनेट पे ही खोज के उनको ढूंढना पड़ेगा वो जो सूचना आई है वो सही भी है या गलत है।
तो इस बात का ध्यान रख के अगर आप इस्तेमाल करेंगे तब तो उसके फायदे मिलेंगे, और अगर इसका ध्यान ना रख के करेंगे तो उसका नुकसान ज्यादा भी हो सकते हैं। बेसिकली क्वेश्चन भी थोड़ा सा एक तरह से गलत है, क्योंकि अब आप देखो, जहर है, जहर दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप जहर पी के मर जाओ तो ये तो नहीं कह सकते कि जहर बुरा था। हम्म। वही बात है, अब देखो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर को आप अगर एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हो तो अच्छी है, अगर आप उसको युद्ध में और उसमें इस्तेमाल करते हो तो वो बुरी है। तो हर चीज की मोहित अच्छाई सर, को। मोस्टली जो हमारे पास जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अभी हैं, मतलब देखा जाए तो वो हमारे लोकली कंट्रोल नहीं है। जैसे हम्म। फेसबुक है, कंट्रोल्ड बाय अमेरिका। हम्म। देन देयर आर अदर प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप भी है। हम्म। मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म हमें मिले हैं वो अदर कंट्रीज से, जैसे अभी हम जूम कॉल कर रहे हैं तो ये भी हम्म। चाइना के थ्रू है। तो हम्म। अगर ऐसा होना चाहिए कि कोई प्लेटफॉर्म हमें ऐसे मिले जो कि जैसे जिसे हम कंट्रोल कर सकें। नहीं, वो तो तो देखो, वो तो गवर्नमेंट जब तक गवर्नमेंट कंट्रोल पॉलिसी है। अपने पास नहीं आएगा तो सोशल रिस्ट्रिक्शंस सोशल नहीं हो मीडिया का पाएंगे। एक सोशल मीडिया का एक ये तो प्रॉब्लम है कि जैसे आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालते हो, अपनी फोटोज डालते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर पब्लिक हो रही है, लीक हो रही है, तो उसका कोई ना कोई फायदा उठा सकता है, इसका हमेशा एक चांस बना रहता है। हाँ। वो तो और नुकसान एक है। ये भी डर रहता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो इतनी ज्यादा अवेलेबल है सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, वो उसे कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट करें। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इस टाइम पे देखा जाए तो जो हमारे यंग जनरेशन है उन्हें टीचर की जरूरत महसूस होती नहीं है, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है। हम्म। कुछ नहीं भी जो वो, टीचर सिखाए वो सब अवेलेबल है इंटरनेट पे। देखो वो अवेलेबल तो है, लेकिन उसमें सही है या गलत है इसका तो निर्णय जो है वो करना हाँ। पड़ेगा ना। उसमें तथ्य सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब क्योंकि गलत तथ्य कोई भेज रहा है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन भेज रहा है और आप उसी को मान के चल रहे हैं, तो आपको टीचर की आवश्यकता तो है जो आपको बताए कि ये जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है या सूचना मिली है ये गलत है। या तो आप हम्म। में इतनी वो हो कि आप खुद ढूंढ सकें किताबों में या दूसरी चीजों में। अगर आप ढूंढ सकते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं ढूंढ सकते तो टीचर की तो आवश्यकता है कि वो बताएगा कि ये सूचना है गलत है, इतिहास आपको गलत बताया जा रहा है, या आपको जो भी सूचना मिल रही है वो गलत मिल रही है, तो उसके लिए तो आपको टीचर की मदद लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको किताबों की मदद लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको इंटरनेट पे जाके बुक्स वगैरह को ढूंढना पड़ेगा उनको, तब आपको सही पता लगेगा। फैक्ट तो चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट चेक नहीं करके आप उस पर विश्वास कर लोगे तो वो गलत सूचना भी आ सकती है। तो उसके लिए तो आपको जागरूक होना पड़ेगा, इसके लिए जागरूकता फैलाने की अब आप आवश्यकता है देखो, कि जो आप। ग्रंथ भी लिखे हैं पहले जमाने के, वो ग्रंथ भी, अब जैसे रामायण है, रामायण के दो वर्जन है, एक तुलसीदास का, एक वाल्मीकि का। लिखी तो किसी इंसान नहीं है ना, तो इंसान जो लिख रहा है उसमें कुछ ना कुछ तो जोड़ रहा है, घटा रहा है, तो वो कितना हद तक फैक्ट है कि नहीं है। अब एक वर्जन तुलसीदास का, एक वाल्मीकि का, अगर आप कंपेयर करने बैठो तो बहुत सारे डिफरेंसेस निकल के आएंगे, तो आप कैसे कह सकते हो किसका सही है किसका गलत है। उसके लिए तो बस वही है कि आप अपने तर्क से और आज के उसको देख के, सोसाइटी समाज को देख के और अपने तर्क से और उस समाज को सोच के कि आपको अपना तर्क का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, बिना तर्क के तो कोई बात नहीं बनेगी। तर्क के बिना आप अगर किसी भी चीज पे विश्वास कर लेते हैं तो वो तो गलत है। इसके लिए हमारे जो दर्शन शास्त्र है, मीमांसा, मीमांसा में इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि आप किसी भी शास्त्र को या ग्रंथ को पढ़ते हो तो उसको समझने के लिए आपको तर्क का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि अंधविश्वास की तरह से उसको मानने लगो, उस पर तर्क आप दीजिए, आप उस पर सोचिए, उस पर विचार कीजिए, तब उस पर आप जो है कर सकते हो। क्योंकि ग्रामेटिकली और व्याकरण में बहुत सारी क्या होता है कि जिस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया हमें पता आज पता नहीं कि उन्होंने किस तरह से किया है। क्योंकि आपको पता है जैसे विभक्ति होते हैं, आठ उस कारक बताए गए हैं, आठ कारक में क्योंकि कई कारक एक से लगते हैं, वो एक से लगने की वजह से उससे गलतफहमी हो जाती है। कहीं हम उसको करण मान लेते हैं, कहीं उसको कुछ अपादान मान लेते हैं, कहीं उसको कर्ता मान लेते हैं, कहीं उसको क्रिया मान लेते हैं, तो वो गलत अगर इस्तेमाल किया हुआ है व्याकरण का, हम गलत समझ रहे हैं तो उससे गलत अर्थ निकल आते हैं। तो उसके लिए तो तर्क और उसको भी समझ देखना पड़ेगा ना कि तर्क के साथ कि ये सही बैठ रहा है नहीं बैठ रहा उस पर। अगर हम इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं, इसका अनुवाद कर रहे हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं, तो वो तर्क तर्क संगत है या नहीं। तो उस बात पर ध्यान देने के लिए तो मीमांसा में इस पर बहुत बड़ी चर्चा हुई है, मीमांसा दर्शन में। तो इसलिए तर्क तो बहुत जरूरी है, और तथ्यों का उसके जो है वो ढूंढना वे भी बहुत जरूरी है कि वो सही है या गलत है। सूचनाएं तो बहुत आती हैं, वो गलत भी हो सकती हैं। एक तो होता है ज्ञान, एक होता है अज्ञान। अज्ञान का मतलब ये नहीं कि ज्ञान ना होना, गलत ज्ञान होना।
अविद्या का मतलब ये नहीं है कि विद्या का ना होना, विद्या तो है लेकिन वो गलत विद्या है, तो गलत विद्या से बचना जरूरी है, गलत ज्ञान से जरूर बचना जरूरी है। बाकी ज्ञान तो सबको ही है, ज्ञान तो जानवर को भी है कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे उड़ना है, कैसे तो करना है, वो तो एक सबको तो भी है। दो चीजें होती है ना, एक तो होता है आपका किताबी ज्ञान, जिसको हम एक जैसे इसके एक को हम बोलते हैं नॉलेज, है ना। हम्म। नॉलेज हमें ये बताती है कि ये चीज है, लेकिन उस चीज को कैसे यूज करना है, कैसे इंटरेस्ट वो करना है, उसको देखना किस तरह कंसिडर करना है, वो हमको विजडम बताता है। विजडम जो है वो खुद से आता है, वो किताबों से नहीं आता। हाँ, वो तो विजडम और उसमें तो फर्क है ना। जो हम ज्ञान बोलते हैं वो विजडम के लिए है, विद्या और ज्ञान में फर्क है। विद्या जो है वो ली जाती है, ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे बुद्ध को कहते हैं ज्ञान प्राप्त हुआ, या किसी ऋषि मुनि को बोलते हैं उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान वो हिंदी में अगर विजडम को बोले तो ज्ञान ही बोला जाएगा उसको। ज्ञान का मतलब है आपका विजडम, और जो विद्या है वो शिक्षा है, क्योंकि आप विद्या ग्रहण करते हो किसी से, और लेकिन तो ज्ञान तो अपने इसका आप है। सिंपल, अगर इसको बहुत ही छोटे लेवल पे एक एग्जांपल देखा जाए, नॉलेज और विजडम के फर्क को देखा जाए, तो देखिए नॉलेज हमको बताती है कि टमाटर जो है वो एक फ्रूट होता है, सब्जी नहीं होता, हम्म। है ना। लेकिन विजडम हमको ये बताता है कि टमाटर को आप फ्रूट चाट में नहीं डालते ये बात भी है। हो। हम्म। तो क्या चीज यूज लेकिन करनी चाहिए, कैसे यूज करनी चाहिए, वो विजडम से आती है। नॉलेज तो हम्म। सिर्फ एक फैक्ट दे देता है कि ये है। देखो, इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी शास्त्रों में है, उपनिषद में है। जब सत्यकाम जो जाते हैं गुरु के पास, और गुरु उनको 400 गायें दे देते हैं। जब उनको शिक्षा के लिए वो कह लेते हैं हाँ ठीक है मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, लेकिन वो उसको 400 गायें दे के कहते हैं कि इनको ले जाओ, और जब ये 1000 हो जाए तब मेरे पास आना। अब उनको भेज देते हैं, वो बच्चे होते हैं उस टाइम सत्यकाम, वो 400 गायें लेके चले जाते हैं। अब वो जंगलों में उसको पालते पोसते हैं, उनका देखभाल करते हैं और वहीं रहते हैं। जब वो 1000 हो जाती हैं तब वो उनको लेके आते हैं, तो रास्ते में उनको गायें जो है, जो बैल है वो उसको ज्ञान देता है, अग्नि उसको ज्ञान देती है, वायु उसको ज्ञान देती है, हंस उसको ज्ञान देता है। और वो उन सबसे ज्ञान प्राप्त करके जब वापिस आते हैं तो गुरु उनको देख के बोलता है अरे तुम्हें तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया, कैसे प्राप्त हुआ? तो वो पहले तो कहते हैं नहीं नहीं मुझे प्राप्त नहीं हुआ, आपसे शिक्षा लेने आया। वो कहता है नहीं, तुम्हारा तो माथा देख के पता लग रहा है कि तुम्हें तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो उसको ज्ञान तो अपने आप ही प्राप्त हो गया था, बिना गुरु के प्राप्त हो गया था। तो उन्होंने कहा मैं तुझे क्या ज्ञान दूंगा, तेरे को तो सारा ज्ञान वैसे ही मिल गया। तो उनको फिर ज्ञान देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सत्यकाम का तो ज्ञान वैसे ही प्राप्त हो गया, प्रकृति में वो रहे, इतने साल रहे, उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो इसको कहते हैं ज्ञान, जो विजडम है। शिक्षा तो उनको नहीं न्यूटन मिली लेकिन न्यूटन के ज्ञान तो केस मिला। में क्या था, उसके ऊपर एक सेब भी तो गिरा था। हम्म। वही है ना। तो ये विजडम जो है वो, ज्ञान जो है वो अलग चीज है, और विद्या अलग चीज है। विद्या हम ग्रहण करते हैं, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो एक, उसके लिए कुछ कह नहीं सकते, वो दैवीय शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, कैसे होता है उसका कोई हम उसका वो वर्णन कर नहीं सकते। कब किसको हो जाए ये भी पता नहीं है। किसी को पूरी जिंदगी नहीं होता, किसी को बचपन में ही हो जाता है ज्ञान प्राप्त। जैसे अब म्यूजिक के अंदर देखो तो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादातर लोग बजाना सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, सिंगिंग एक ऐसी चीज है, सिंगिंग को आप इम्प्रूव कर सकते हो, सीख नहीं सकते, क्योंकि वो जिसकी गले में होती है वो बचपन से होती है। वही ना। तो ये चीजें जो होती हैं वो प्राकृतिक हैं, उनके लिए कुछ हम कह नहीं सकते कि वो क्यों है, किसके साथ है, वो उसके पिछले जन्म के कर्मों का है क्या है। इसके लिए कुछ भी हम कोई भी वो तर्क दे नहीं सकते इसके लिए। तो इसको ईश्वरीय मान सकते हैं, दैवीय मान सकते हैं, और कुछ नहीं। ज्ञान तो प्राप्त होता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए मानते हैं हम, जो हमारे वेद हैं वो ईश्वर के दिए हुए हैं। ईश्वर का मतलब कि उन्होंने ज्ञान दिया उन ऋषियों को, उन ऋषियों को ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने वेदों की रचना की। तो ज्ञान तो प्राप्त हुआ, उसकी रचना की है, वो उसको इसमें मानना पड़ेगा कि ईश्वरीय होता है जो भी ज्ञान प्राप्त होता है। युवराज, आपका अगला सवाल। मुझे इस तरीके से समझ में आया है कि जैसे जो स्वाति नक्षत्र की बूंदें होती हैं सुबह सुबह, जो ओस होती है, हम्म। वो अगर वो सीपीओ में चली जाए तो मोती बन जाए, और हाँ, सांप के मुंह में चली जाए तो जहर बन जाए। बस बिल्कुल सही तो सोचा, बस यही बात है, बिल्कुल वो यही चीज चीज है। है। हाँ। लेकिन विद्या सेम है, हम्म। हम्म। तो ग्रहण देखो, करने का तरीका। ग्रहण करने आपके ऊपर है कि आप क्या ग्रहण करते हो। आप जहर चुनते हो या आप अमृत चुनते हो, चुनना तो आपको है। तो इस पे ने तो आपको जागरूकता करा सकते हो। बच्चों के लिए तो पता नहीं, उनको जागरूकता दे सकते हो कि भाई देखो ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है, उनको समझा सकते हो। बाकी तो जागरूकता से ही होगा। हम इसको ये नहीं कह सकते बुरा है। जब ये जी। देखो हमारे यहाँ औद्योगिक वो आई थी क्रांति, औद्योगिक क्रांति का आपने देखा होगा, उसके लिए बहुत अच्छी पिक्चर आई है। अगर आपने नया दौर पिक्चर देखी हो दिलीप कुमार की, उसमें इस बात को बहुत ढंग से उठाया गया है
कि जब वो गांव में बस लेके आ जाता है और टांगे वालों का बेरोजगार हो जाते हैं, उनका काम खत्म हो जाता है, लकड़ी काटने के लिए वो मशीनें ले आते हैं, तो पेड़ काटने वालों की बेचारों की नौकरी चली जाती है। तब इस समस्या को बहुत अच्छे ढंग से दिखाया है कि हमें औद्योगिकरण भी चाहिए और हमें उनकी बेरोजगारी का भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, इनकी समस्या को भी देखना पड़ेगा। तो दोनों काम एक साथ करने पड़ेंगे। हम ये कहें कि औद्योगिकरण गलत है तो वो भी सही नहीं है, वो भी चाहिए, लेकिन आम जनता को बेरोजगार ना हो जाए, उसको रोजगार मिलता रहे, उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। अब लोग डरते हैं कि एआई आ जाएगा तो क्या होगा, ये इस एआई आ तरह रहा है से तो है ना नौकरी। कि अब जैसे फैक्ट्रीज के अंदर हम लोग मैन पावर रिडक्शन करते हैं, तो अगर वो 3 मैन पावर की जगह एक बच जाएगी तो बाकी 2 को आप कहाँ एडजस्ट करोगे, उनका क्या करोगे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इस चीज पे गवर्नमेंट को या समाज को सोचना पड़ेगा ना। तो गांधी जी ने भी एक बार यही कहा है कि मैं औद्योगिकरण के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन औद्योगिकरण का जनता तक लाभ पहुंचे, आखिरी जनता तक उसका लाभ पहुंचे, इसके उसमें हूं मैं। तो इसने औद्योगिकरण इसी तरह वो है, सोशल मीडिया जरूरी है कि हमारे को सूचनाएं मिलने के लिए, लेकिन उसका लाभ जनता को मिले वो जरूरी है। तो किस तरह से मिलेगा वो समाज को सोचना है, वो देखना पड़ेगा कि इसका जैसे कैसे। अभी गौरव जी ने अभी मेंशन किया कि जैसे फैक्ट्रीज में अभी एआई का काफी दौर हाँ चल हाँ। रहा है, हम्म। मैन पावर रिडक्शन है, और हाँ। काफी सारे चीजों को ऑटोमेट कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि जो ऑटोमेशन है वो थोड़ा रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब जो सोशल मीडिया को अगर हम एआई की तरफ ले आए, कि जो एआई जा रहा है, मतलब जहां तक कि जो महत्वपूर्ण है वो ये नहीं है कि हम मैन पावर हटाकर एआई को इंस्टॉल करें, बट जरूरत यह है कि जहां पे मैन पावर जो मतलब ह्यूमन फोर्स है वो फेल हो जाए, मतलब कर नहीं पाए, वहां पे एआई इंटेलिजेंस आ जाए। या जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं कि ज्यादा हाइट पे हैं तो वो ऑपरेशन करने हैं, तो वहां पे एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो मैन पावर को एआई असिस्टेंस दिया जाए, या अब रोबोट्स का आजकल आप देख रहे इस्तेमाल हो हो, कि यूएस कंपनीज या के अंदर, फायर एंड जहां पर समवेयर। यूएस कंपनीज की अगर बात करें या कई मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, वहां पर एआई आ रहा है, वहां पर ऑटोमेशन आ रहा है, वहां पर कंप्यूटराइजेशन टेक्नोलॉजी आ रही है। वो लोग दो दो तीन सौ लोगों को मास ले ऑफ कर रहे हैं। अब आप ये सोचो कि उनको हाँ, मास ले ऑफ कर दोगे, लेकिन फिर आप ही जो प्रोडक्ट बना रहे हो, आप ही जो सर्विस दे रहे हो, उस सर्विस को कंज्यूम करने वाला कहाँ से आएगा जब उनके पास बाइंग पावर ही नहीं रहेगी तो। एग्जैक्टली। देखो इसमें क्या है कि एआई जो है वो उसके अंदर अपनी विचार शक्ति नहीं है, वो अपने आप से कुछ नहीं करता है। उसके पास जितने डेटा अवेलेबल है, उन डेटा को ही कलेक्ट करके उसी से ही वो निष्कर्ष निकालता है, उसी से वो करता है, उसके अपनी सोच नहीं है। अब वो कहो कि वो न्यूटन की तरह कुछ सोच लेगा कि वो सेब गिरा तो उसमें ग्रेविटी का सोच लिया, तो वो एआई नहीं कर सकता। अगर वेद लिखे गए हैं और ऋषि मुनियों ने लिखा है, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो वो एआई नहीं कर सकता। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो एआई पे हम डिपेंड नहीं हो सकते, वो तो हमें खुद ही करने पड़ेंगे। तो इस तरह के कामों को बढ़ाने की जरूरत है कि ताकि हम उसको एआई को और अच्छा भी कर सकें और अपने जो नॉलेज है उसको बढ़ा सकें, उसको इस्तेमाल कर सकें, तो जैसे प्रकृति में या दूसरे उसमें। तो एक जगह हमने अगर एआई का इस्तेमाल किया तो दूसरी जगह हम अपने दिमाग को, अपनी एनर्जी को लगा सकते हैं। उन क्षेत्रों को ढूंढना है कि कहाँ हम अपनी एनर्जी लगाएं। मशीन लगाने का मतलब यह है कि मशीन लगा के आपने एक काम को आसान किया, तो दूसरे आपके जो टाइम बचा है, आपकी जो एनर्जी बची है, उसको आप कहीं और लगा सकें, आप कुछ नया कर सकें, आप कुछ नई सोच लाएं, आप कुछ नई खोज करें। तो उसमें आपके लिए समय मिलता है ना आपको। वरना तो फिर आप सारे दिन खेती करते रहो, खेत में किसान करता रहे बेचारा, तो वो तो फिर सोचेगा तो उसको टाइम ही नहीं मिलेगा अगर कोई वही काम। मतलब, हाँ जी। जो हमने एनर्जी अपनी बचाई है, मतलब जहाँ पे मैन पावर को हटा के ऑटोमेशन लगाया है, एक तरह से देखा जाए तो हमने एक रिसोर्स को सेव किया है। हाँ। बट वो सेव करने के बाद हम उसे ले ऑफ अगर कर दें, तो वो सेव क्या किया हमने? हमने हम्म। तो देखा जाए तो एक, मान के चलें, एक जिस 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 चीज में दिमाग नहीं है, एक एआई तो क्या मतलब ऑटोमेशन क्या है? एक लेबर है लेबर जिसमें हो, जान नहीं है। दिमाग नहीं, तो उसमें वो दिमाग नहीं। लेबर लगा दिया हमने, लेकिन जो हमारे पास माइंडेड बंदा था जिससे हम काम करवा सकते थे, और उसको हम्म। हमने ले ऑफ कर दिया। हाँ। तो देखा जाए तो ये तो हमने एक तरीके से लॉस ही किया है। अब आप ये देखो ना, आप कंपनी के अंदर जैसे अगर हम ऑटोमेशन लेके आते हैं, ठीक है, वो पर्पस ये है कि मान लो अब आप कंपनी को स्मार्ट कंपनी बना रहे हो या स्मार्ट फैक्ट्री बना रहे हो, आप कोई इनोवेशन के बारे में सोच रहे हो, कुछ नया सोच रहे हो, वो सोच, अब आप रेगुलर जॉब ही करते रहोगे, रेगुलर प्रोडक्शन करते रहोगे, तो उसके लिए टाइम कहाँ मिलेगा कि आप दूसरा कुछ नया सोचो? तो आप कुछ नया सोचो, इसके एग्जैक्टली। लिए आपने उस रेगुलर प्रोडक्शन को ऑटोमेशन पे डाला है। लेकिन
उसको बेटर बनाने के लिए आप एक काम करते हो, फैक्ट्रीज के अंदर मेमो सजेशंस होते हैं, आपके लेबर्स जो हैं, वो एम्प्लॉयज जो हैं, फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं, वो सजेशंस देते हैं कि इस चीज से बेटर होता है, इस चीज से बेटर हो सकता है, इसको ठीक करें। वो मेमो सजेशंस तो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एआई तो कोई सजेशन नहीं दे सकता आपको बेटर करने के लिए, वो तो इंसान ही देगा। नहीं दे सकते। वो तो इंसान ही देगा ना। एग्जैक्टली। तो इसने अपनी एनर्जी को हमें अब उधर से हटा के दूसरी तरफ लगाने की जरूरत है, कुछ नया करने की, कुछ नई आगे बढ़ने की। तो अब औद्योगिकरण हुआ, उसके बाद लोगों ने दूसरे नए नए रास्ते निकाले अपनी तरक्की के, अपने और चीज़ों के। तो इसी तरह अब इसके बाद भी लोग नया तरीका निकलेगा, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन कुछ नए चीज़ें बनेंगी, कुछ नए समाज में चीज़ें आएंगी, डेवलप होंगी, जिससे लोगों को काम मिले। तो इस पे गवर्नमेंट पे या समाज के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है कि उस पर सोचें। ये नहीं कि आपने छोड़ दिया और अब कि ठीक है रोज बेरोजगारी हो गई तो छोड़ दिया। उसके ऊपर सोचने का काम तो अब करना ही पड़ेगा ना। उस पर समाज को भी सोचना है और गवर्नमेंट को, सरकारों को भी सोचना है कि हमने अब किस तरह से अपने जो बेरोजगार हो रहे हैं या उनको किस तरह से, कहाँ उस एनर्जी को इस्तेमाल करना है, किस फील्ड में उसको इस्तेमाल करना है। तो अब नए फील्ड खोजने पड़ेंगे ना, नए क्षेत्र खोजने पड़ेंगे। तो ये जरूरी है। बाकी अच्छाई और बुराई तो सब में ही होती है, उसको सोच के और उस पर जागरूकता फैला के हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। युवराज, आप अगला सवाल पूछिए। एक क्वेश्चन और था, जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है लाइक इंस्टाग्राम, तो आई मीन इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म को जिस तरीके से यूज किया जा रहा है, मतलब हम्म। वो एक काइंड ऑफ जो उसमें जो मीम्स आते हैं, लाइक हम्म। कोई डांसिंग मीम हो या कोई सम छोटा मोटा जो वो लाइक जोक्स वगैरह होते हैं, हम्म। वीडियोग्राफिक में के थ्रू जो हम्म। जोक्स होते हैं, तो वो कई बार क्या होता है कि थोड़ा अनसोशल टाइप्स होते हैं। तो हम्म। उनमें थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस लाइक थोड़ा कंटेंट जो होता है, इट्स नॉट लाइक जो बच्चे के लिए या 18 साल तक के बच्चे के लिए भी या छोटे बच्चों के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए, लाइक एडल्ट्स के लिए ही होना चाहिए। हम्म। जैसे कुछ अगर मेम चल रहा है आजकल, एक ट्रेंड में चल रहा है, जो एक मतलब ना डांस टाइप के होते हैं, मतलब डांसिंग वीडियोस आते हैं, और उनमें अलग ही तरीके का डांस, मतलब लाइक जो एक्चुअल डांस होता है, या रिसेंटली जो आया है वो कोरियन, आई गेस कोरियन है या चाइनीज है, जो जिसके ऊपर काफी मीम्स बन रहे हैं कि इट साउंड्स लाइक गोइंग फॉर ए वॉशरूम, इस तरह का है ना वो। हम्म। तो उसके ऊपर इतना सारा मतलब ट्रोल हो रहा है तो वो गाना। बेसिकली ये कहना तो चाहते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे आजकल क्या है कि कई ऐसी चीजें आती हैं, लड़कियां जिस तरह से डांस कर रही हैं, थोड़ा सा सेक्सुअलिटी वगैरह टाइप का ज्यादा दिखाया जा रहा है। तो क्या उस चीज हम्म। को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि एज ग्रुप तक के लिए मतलब उसको करा जाए, या उसके बाद मतलब। मतलब जो कमेंट सेक्शन होता है और जो उसके ऊपर वीडियो के ऊपर फिर ट्रोल करने के लिए उसी वीडियो के ऊपर जो कंटेंट डाल देते हैं ना, जो स्टिकर्स हम्म। वगैरह, स्टिकर कमेंट जो डाल देते हैं, तो हम्म। वो थोड़ा सा काफी मतलब ना देखने में काफी ठीक नहीं लगता। उसको समझ में भी नहीं आता रेस्ट्रिक्ट कैसे किया जाए। अम, हम जैसे करेंगे तो रिपोर्ट कर देंगे उस चीज को, बट हम्म। स्टिल वो मीडिया में तो अराउंड कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म से तो पहुंच ही जाता है मेन स्ट्रीम में। हम्म। तो उस चीज को अगर हम कोशिश भी करें तो कैसे रेस्ट्रिक्ट करें, क्योंकि फेसबुक इज नॉट रेस्ट्रिक्टिंग, इंस्टाग्राम इज नॉट रेस्ट्रिक्टिंग, और अदर जो प्लेटफॉर्म जहाँ से यूट्यूब वगैरह, कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, फ्री हम्म। एकदम, विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, हम्म। वो उसको एकदम फ्लो होने देते हैं मेन स्ट्रीम में। हम्म। तो ये किसी इसके लिए थोड़ा सा अगर हम आवाज उठाएं कि एटलीस्ट जो मतलब कहते हैं इसे कि थोड़ा हम्म। सोफिस्टिकेटेड मैनर में ही रहे ये प्लेटफॉर्म्स, हम्म। देखो इसके तो लिए, उसके लिए कोई काम होना चाहिए। मतलब देखो मैं क्या है कि ये जो सोशल मीडिया है ये किसी एक कंट्री के उस सोच के हिसाब से नहीं बना हुआ। क्योंकि अगर हम सोचे कि भारतीय संस्कृति में ऐसा है या यूरोपियन संस्कृति में ऐसा है, तो उनके हिसाब से नहीं कर, वो सब ओपन है तो सब जगह एक दूसरे की संस्कृति जो है वो पहुंच रही है। अब जहाँ ओपननेस है वो भी इंडिया में भी दिख रहा है, और यहाँ की जो भारतीय संस्कृति है वो भी बाहर दिख रही है। तो अब ये खुला मैदान हो गया है कि जहाँ पे सब कुछ आ रहा है और सब कुछ जो है वो सब कुछ देख रहा है। अच्छा, तो इसके लिए ये भी अलग अलग होता है ना, जैसे जापान कोरिया की मूवीज में अगर वो 15+ एज की होती हैं, उसमें भी काफी कुछ सेक्सुअल कंटेंट दिखा देते हैं, तो हमारे यहाँ नहीं दिखाते, जबकि सेंसर बोर्ड का स्टैंडर्ड भी अलग अलग है ना कंट्री वाइज। नहीं, सेंसर बोर्ड तो किसी का है ही नहीं ना।
इंडिया में ही सेंसर बोर्ड है, बाकी किसी में ऐसा सेंसर बोर्ड नहीं है कि जैसा इंडिया में मूवी को सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उसकी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए वो इंडिया का हमारा कुछ अलग सिस्टम है और दूसरे देशों का अलग है। उसके लिए तो यही है कि इंडियन गवर्नमेंट चैनल से बात करके अपने यहाँ उनको रिस्ट्रिक्ट कर दे, या उन पे जो है थोड़ी रोक लगवा दे। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। या पब्लिक तो यही कर सकती है कि जागरूकता फैलाए कि इस तरह के कंटेंट जो आ रहे हैं इनसे हमें बचना चाहिए, और अपने यहाँ से ना बने। अगर दूसरे देश से आ रहे हैं तो वो दूसरी भाषाओं में, दूसरे उसमें आ रहे हैं, तो कम से कम अपने देश के लोग उस तरह पे ना बनाए, और कम से कम वहां पे जागरूकता फैलाने से उसको रोका जा सकता है। बाकी तो उस पर तो गवर्नमेंट को कुछ करने का है कि अगर वो चाहें तो, कि ठीक है हमारे इंडिया में इन चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन है तो हम ये चीज़ें नहीं दिखा सकते। लेकिन उसका सबसे बड़ा खतरा ये है कि फिर वो राजनीतिक, उसका राजनीतिकरण हो जाएगा। फिर उसमें जो हम कहते हैं विचारों की स्वतंत्रता, उस पर दबाव पड़ेगा। तो आप अपने राजनीतिक की जो वो है विरोधी हैं उनको दबाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो उसका। तो इसी डर से लोग कोई बोल नहीं रहा है इसको। वरना बोलने को तो इंडिया में भी बोलेंगे, और लोग बोलेंगे कि इस चीज को नहीं होना चाहिए, हाँ लेकिन एग्जैक्टली, नहीं सर, ये सर मुझे समझ में आ गया कि इसमें क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसको फिर गलत तरीके से भी लिया जा सकता है जो हाँ, तो आपके हाँ विचारों को जी, अगर अगर वो सरकार के खिलाफ है या उसके खिलाफ है तो उसको भी रोकेंगे। जी जी। भाई इस पे तो कंट्रोल होगा, तो फिर इसलिए लोग चुप हैं और इस बात को नहीं होने दे रहे। लेकिन इस पे लिए जागरूकता हम फैला सकते हैं कि भाई देखो, बच्चों को कंट्रोल करो, इस पे इन चीजों को ना देखें। और इस तरह इस चीज को ही कर सकते हैं, और इससे ज्यादा बेसिकली रिस्ट्रिक्शन हमें रखना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल वो इंडिया गॉट लेटेंट में कुछ बोला गया सेक्स के ऊपर, उसके ऊपर, और उसके उस शो को बंद कर दिया, एफआईआर हो गई, कंप्लेंट्स हो गई। बेसिकली देखो, उन्होंने तो डिस्क्लेमर डाला था, और अगर ये शो चल रहा है और ऑडियंस देख रही है, दैट मीन्स कि एक काइंड ऑफ ऑडियंस है जिसको इस टाइप का कंटेंट पसंद है, वो देखती है। तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये कंटेंट गलत है कि सही है। आप ये कह सकते हो हाँ, हमें नहीं पसंद। अगर आपको नहीं पसंद कोई कंटेंट, आपके ना पसंद होने से वो कंटेंट बंद तो नहीं हो जाएगा। अब इंस्टाग्राम पे बहुत सारी इस तरह के सेक्सुअल टाइप के डांस करती हैं लेडीज, कपड़े उतार के दिखाती हैं, वो सब हमें नहीं पसंद, बट वो बंद तो नहीं हो सकता। वो आप नहीं देख सकते, आप उसको फीड को अपने वो कर सकते हो तो रिस्ट्रिक्ट, आपकी ऑडियंस feed पे नहीं आएगा। ऑडियंस हाँ, आर डिफरेंट फॉर ऑडियंस पे डिफरेंट डिपेंड। हाँ, तो कंटेंट्स। डिस्क्रिप्शन और आप ले सबसे सकते हो। बड़ा है कि इंस्टाग्राम में ऑप्शन होता है कि आप अपनी फीड को ब्लॉक कर दो कि ऐसा कंटेंट नहीं है, लेकिन वो आप टोटली बंद नहीं कर सकते। इसमें सबसे बड़ा जरूरी है कि माँ बाप को अपने बच्चों पे थोड़ा सा कंट्रोल, उनको समझाना, उनको जागरूकता देना कि ये चीज ठीक नहीं है, या अभी तुम्हारी उम्र नहीं है इस चीज को देखने की। अच्छा, माँ ठीक बाप है, के अपनी उम्र आ जाए तो उसके बाद जो मर्जी करो, लेकिन एक उम्र तक उस पर बंदिश लगाई हाँ, जा सकती है, उनको माँ समझाया बाप जा के सकता है। बच्चों पे जो कंट्रोल की बात कही है आपने, इससे एक चीज मेरे को और क्वेश्चन आया है कि जैसे आजकल क्या होता है, माँ बाप बच्चों पे थोड़े से रिस्ट्रिक्ट होते हैं कि भाई शराब नहीं पीनी है। बच्चे एक उम्र तक बड़े हो जाते हैं तो कहते हैं भाई जैसे अब बड़े होंगे तो प्यूबर्टी तो आएगी, तो बच्चा को अट्रैक्शन होता है लड़कों को लड़कियों की तरफ, लड़कियों को लड़कों की तरफ। तो घर में थोड़ा रिस्ट्रिक्ट होते हैं कि भाई लड़कों का फोन क्यों आ रहा है, लड़की लड़कों को जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं उस पर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। फिर यही काम लेकिन वो बंद तो नहीं करा सकते। वो लड़के लड़कियां छुप के दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उसके बाद जाके कहीं रिलेशन भी बनाते हैं। तो इस जनरेशन के साथ जो ये जनरेशन गैप हो रहा है, तो आज पुरानी जो जनरेशन है उनके माँ बाप जो है उनको किस तरह से इसको हैंडल करना चाहिए? क्योंकि भाई शराब पीने से मना करोगे, बच्चा शराब तो पिएगा, आपसे पूछ के नहीं पिएगा तो छुप के पिएगा। तो आपको कहीं ना कहीं बच्चे के, और फिर वो गलत तरीके से भी चीजें कर सकता है। तो उसको सही तरीका से, और उसको ताकि वो बिगड़े ना, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आज की जनरेशन के लिए जनरेशन क्या कर सकती है? देखो, एक पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, कि जब बेटे का जूता बाप के जूते के बराबर हो जाए तो वो दोस्त होता है, तब वो बेटा नहीं रहता। हम्म। अगर आप बड़ा होने के बाद बेटे को ये सोच के चलते हो कि ये मेरा बेटा है, और उस पर कंट्रोल करते हो और उसको रिस्ट्रिक्शन लगाते हो, तो फिर वो बेटा जो है वो आपसे दूर होने लगता है। फिर उसको ये लगता है कि उसकी स्वतंत्रता पे आपका अधिकार हो रहा है, तब वो माँ बाप से थोड़ा दूर रहने लगता है। फिर उसकी कोशिश होती है कि माँ बाप को अलग कर लूँ, मैं अलग हो जाऊं, मैं अपने परिवार के साथ चला जाऊं। तो आप उसको दोस्त की तरह से लेना पड़ेगा। जब बच्चा आपके बराबर हो जाए, वो उस उम्र 20-22 साल का हो जाए, और तब उसको आप दोस्त की तरह ट्रीट कीजिए, उससे बात कीजिए, उसके साथ उसको बताइए। उसके साथ अगर वो पीता है तो ठीक है, आप भी पीते हो तो साथ बैठ के पीजिए, जो भी करना है साथ, ठीक है, आप दोस्ती बनाइए उससे। अगर दोस्ती नहीं बना के उस पर वो रखोगे कि नहीं ये बेटा है, इसको ऐसे करना चाहिए, मेरा सम्मान में मेरे सामने कैसे सिगरेट पी सकता है, मेरे सामने कैसे शराब पी सकता है, तब आप उस पर कंट्रोल करोगे तो वो आपसे दूर जाएगा ही जाएगा। तब वो आपके करीब नहीं रहेगा, और फिर वो गलत रास्ते पे भी जा सकता है, वो गलत लोगों पर। तो इसलिए आपको कंट्रोल करना तो एक दोस्ती का माहौल बनाना पड़ेगा परिवार में। और इस तरह लड़कियों के लिए भी है।
कि लड़कियों को भी जब एक उम्र के वैसे बाद ये आ जाए तो जो उनको बहन रिस्ट्रिक्शन है ये समझ के बाद। थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है माँ बाप का, जब अपना बच्चा कोई लड़की हो। क्योंकि लड़कियों के केस में क्या है कि लड़कों के केस में ऐसा तो नहीं है कि उनकी कोई इज्जत लूट सकता है, बट लड़कियों के केस में थोड़ा सा ये और ज्यादा सेंसिटिव सिनेरियो बन जाता है कि भाई कोई शराब पीने के बाद फिर कोई ये करे वो करे, कहीं कल को कुछ दिक्कत हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, इससे शादी कौन करेगा। तो ये थोड़ी सी ना लड़कियों के साथ रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाती है माँ बाप की। इसमें क्या है कि एक हमारे यहाँ थोड़ी सी कमी ये है कि इज्जत क्या होती है, इस पे जो है ना सबसे बड़ा सवाल ये है, इज्जत क्या होती है। क्या लड़कियों की ही इज्जत होती है, लड़कों की इज्जत नहीं होती। तो हमने एक जबरदस्ती लड़कियों के ऊपर थोप दिया कि उसकी इज्जत चल गई, भाई उसने अपनी मर्जी से किया या उसके साथ जबरदस्ती हुआ। तो आप ये समझो कि अब इसकी तो इज्जत चली गई, अब इससे शादी कौन करेगा। उसकी इज्जत क्या गई, किस चीज को इज्जत मानते हो तुम। तो ये जो इज्जत का जो सवाल है ना कि उसकी इज्जत चली गई, इसी की वजह से समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जो है वो इज्जत पे है। इज्जत क्या है, हम ये मानते हैं लड़कियों की इज्जत होती है, लड़कियों की ऐसा हो जाएगा तो उसकी इज्जत चली जाएगी, लेकिन लड़का करेगा तो फिर इज्जत नहीं जाती क्या। तब भी तो इज्जत जाती है कि लड़का अगर बाहर कुछ कर रहा है तो आप उसको पहले तो इज्जत से हटाना पड़ेगा। इज्जत से हटा के उसको क्राइम में लेना पड़ेगा कि क्राइम किया है उसने, जिसने भी किया है। अगर वो लड़की अपनी मर्जी से करती है तब तो उसका क्राइम भी नहीं है, तब तो आप उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। उसकी इज्जत और उसको खुद जानती है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, एक एज होती है, उस एज के बाद आप कह सकते हो, उससे पहले तो कंट्रोल होते ही है। वो तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल दिया हुआ है, हर हर देश में कंट्रोल है। हर अच्छा, देश में एक उम्र बनी हुई है उसके लिए। पहले समय में कोरिया जापान में भी, जैसे कि मैंने सुना है बहुत लोगों से, वहां भी थोड़ा कि बेटे को थोड़ा ज्यादा प्रेफर करते थे लोग, कि जैसे बेटा पैदा होना चाहिए, बेटे को थोड़ा सा ज्यादा कि वंश आगे बढ़ाएगा। तो कोरिया में भी जो बूढ़े लोग हैं वो ये बताते हैं कि पहले जमाने में हमारे यहाँ भी ऐसा होता था, बेटे को ज्यादा मानते थे। जिनके एक बच्ची है, दो बच्ची है, उनका तीसरा लड़का जरूर होगा, कि मतलब उन्होंने तीन तीन दो तीन बार ट्राई किया कि लड़का हो। ओ, तो ये जो पेट्रियार्की है, ये क्या शुरू से ही समाज में ऐसी आई थी? क्योंकि लड़कियों की सत्ता, पितृ सत्ता शुरू से ही क्यों है समाज में? मातृ सत्ता भी तो हो सकती थी कि शुरू से लड़कियां डोमिनेट होती। नहीं, समाज में पहले मातृ सत्ता भी रही है, ऐसा नहीं है कि पितृ सत्ता ही थी। मातृ सत्ता भी है, और अभी भी हिंदुस्तान का कोई गांव है, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, एक जगह है कि लोग आदिवासी टाइप के लोग हैं वहाँ पे, मातृ वही है। वहाँ पे लड़का जो है वो शादी करने के बाद भी लड़की के वहीं रहता है, और लड़की का ही परिवार से चलता है, नाम भी चलता है, और सारी धन संपत्ति लड़कियों की ही होती है। वो पूरा वहाँ पे है, अभी कुछ जगहों पे है, आदिवासियों में भी अभी चलता है ये। तो ऐसा नहीं है कि नहीं था, लेकिन ये समय के हिसाब से बदला है, बाद में बदला है, काफी समय बाद बदला है। क्योंकि देखो, माँ जब बनती है तो उसका शरीर कमजोर होता है, उसको एक सुरक्षा की जरूरत होती है, उसको एक ताकतवर जो है ना सुरक्षा जो है वो पुरुष दे पाता है। तो वो पुरुष जो है वो जब उसको वो देता है, सुरक्षा देता है, तो वो उसकी जो है शक्ति बढ़ जाती है। उसको उसको फिर लगता है कि इसकी सुरक्षा मैंने की है तो वो उसकी संपत्ति हो गई अब। तो वो उसको फिर अपनी संपत्ति के हिसाब से कंट्रोल करने लगता है। तो वहां से ये जो बुराई शुरू हुई है वहां से शुरू हुई है। वरना वो नहीं है, ठीक है। जब तक वो माँ है, उसके जरूरत है, उसको एक सुरक्षा की जरूरत है, तब तक सुरक्षा देनी है। लेकिन उसके बाद तुम उस पर संपत्ति बांध के और उस पर अपना अधिकार जमा लो कि भाई तू तो मेरी संपत्ति है, अब तेरे को ऐसे रहना है और ऐसे करना है, वहां गड़बड़ होती, वहां से बुराई शुरू होती है। तो इसलिए उस चीज को बुराई में अगर देखें तो ये है कि हम उस पर संपत्ति मान के उस पर चलते हैं। जैसे जब तो महाभारत में भी बात उठी है ना, जब द्रौपदी को संपत्ति माना गया है कि वो तो पति की संपत्ति होती है, पत्नी। तो इसलिए जब उसने जुए पे लगाया तो वो जुए पे लग गई, क्योंकि वो तो उसकी संपत्ति है। तो ये जो सोच है कि पत्नी संपत्ति है, वहां से बुराई शुरू होती है। वरना सुरक्षा तो देनी पड़ेगी ना, जब तुम्हारा बच्चा है, माँ कमजोर है, उसका शरीर कमजोर है, तो उसको जो है उसको खाने पीने का इंतजाम, उसकी सारी सुरक्षा आपको करनी ही पड़ेगी ना। तो उस सुरक्षा को आपने अपनी शक्ति बना लिया, आपने उस पर अपनी संपत्ति अधिकार बना लिया कि अब मेरा अधिकार हो गया तेरे पे, कि मैंने तेरे सुरक्षा दिया, अब जैसे मेरे शादी अधिकार में। होती है, शादी में लड़की को देखने आते हैं, लड़की से अक्सर पूछ लिया जाता है कि आप वर्जिन है या लड़की, या उसने पहले कभी सेक्स तो नहीं। लड़के से तो कभी नहीं पूछा जाता ये बात। तो यही है, मैंने बोला ना, जो इज्जत का जो सवाल हमने जोड़ दिया लड़की के साथ, यहीं से गलती हो जाती है। बाहर दूसरे देशों में है ही नहीं, सवाल ही नहीं है, कोई यहाँ तक पूछता कि ही नहीं है, मैंने कोई सुना है बात इंडिया बात ही में नहीं कुछ करता। समुदाय, कुछ आदिवासी समुदाय हैं या कैसे कबीले हैं, वहां पर ये भी होता है कि जिस लड़की ने सेक्स किया होता है उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, कि मानते हैं कि इसको एक्सपीरियंस है। ऐसे नहीं, समुदाय एक भी हैं। इंडिया में एक ऐसे भी आदिवासी इलाका है जहाँ लोगों को जाने की इजाजत है, लेकिन वो रात को वहां नहीं ठहर सकते, बाहर के लोग, सिर्फ वो आदिवासियों के ना। वहां पे जो बड़ी उम्र के लड़के हैं और बड़ी उम्र की औरतें हैं, वो अपने से छोटे वालों को शिक्षा देती हैं, ये उनको पूरा ट्रेनिंग दी जाती है। तो
वहां पे उनके सेंटर होते हैं, वहां पे बड़ी उम्र के लड़के छोटी उम्र की लड़कियों को शिक्षा देते हैं, और बड़ी उम्र की लड़कियां जो है छोटे उम्र के लड़कों को शिक्षा देती हैं, वहां पे होता है। लेकिन वो नाच गाना भी होता है, सब कुछ होता है। तो कुछ लोगों को नाच गाने तक तो जाने की परमिशन होती है उस एक आदिवासी इलाके में, लेकिन उसके बाद उनको वहाँ परमिशन नहीं है रात को रहने की। तो वो उनके अपने अंदर का है, वो अपने अंदर अभी भी करते हैं, वो शिक्षा देते हैं, वो उसको शिक्षा मानते हैं। उनके यहाँ तो ये शिक्षा जरूरी है, क्योंकि आप गलत कर सकते हो, आपके साथ गलत हो सकता है, आपको कुछ परेशानी हो सकती है, तो उसकी शिक्षा देते हैं। और वो हमारे यहाँ तो कामसूत्र भी लिखा गया है। कामसूत्र लिखने का कारण क्या था? कारण यही था कि शिक्षा देनी है इसकी, इसके ऊपर। तो इसलिए अब बात करते नहीं है, लोग शर्माते हैं या इसको गलत मानते हैं या इसको वो। तो इस वजह से हमारे यहाँ जो है ना थोड़ा दिक्कत आ गई है, वरना ऐसी कोई बात ही नहीं थी पहले। तो ये जो तब मैं दिक्कत का। आपसे एग्री करूंगा इस चीज को लेके, क्योंकि आई थिंक मैं और गौरव भी इस बारे में एक बार बात कर रहे थे कि जितना हम भी आजकल देखते हैं कि गर्ल्स को भी रोका जाता है, जो मतलब फीमेल्स हैं उनको कहा जाता है नहीं, कम कपड़े नहीं पहन के निकलना है, या रिस्ट्रिक्शंस बहुत रखते हैं। तो हम युवराज, जब अपने अभी कल्चर में, हम इसको, हिस्ट्री में जाते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ जी। लेकिन अभी हम इस जो सिनेरियो हमारा चल रहा है, इसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि हमारा टाइम जो है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन में है, टाइम हमारा फिनिश हो रहा है। तो हम इसको नेक्स्ट ओके। एपिसोड के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। अगले एपिसोड में इसके ऊपर फिर से बात होगी। थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू।